अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है, बैक्टीरियल जेनेटिक्स। जो हम स्टडी कर रहे थे उसमें हमने दो मेथड्स देखे थे, उसके ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। आज हम लोग देखेंगे उसका नेक्स्ट जो आपके पास एक थर्ड आपके पास टेक्निक है, या हम उसको कह सकते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं या अपने ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करते हैं या अपने जीन्स को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें थर्ड है कॉन्जुगेशन। अब इस प्रोसेस के अंदर जो है वो बेसिकली जीन ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास बैक्टीरिया की आउटर रीजन के ऊपर। वो हॉलो भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम पिल्लाई का नाम देते हैं, ठीक है। अब अगर वो जीन जेनेटिक ट्रांसफ़र के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो आपके पास सेक्स पिल्लाई कहलाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं उनके अंदर कोई प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। ये तो एक ये मेथड है जिसमें सेल्स का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है। इससे पीछे जो हमने दोनों मेथड्स देखे उनमें बैक्टीरिया का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता सेल्स का, ठीक है। लेकिन कॉन्जुगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें बैक्टीरिया का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सेल्स का आपस में विद द हेल्प ऑफ एन एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन देयर वॉल, ठीक है, विच इज़ नोन एज पिल्लाई, ठीक है। और बेसिकली अगर वो ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो वो सेक्स पिल्लाई कहलाएंगे, ठीक है। और दोनों जो सेल्स हैं वो अपोजिट टाइप्स के होते हैं, यानी उनमें एक के अंदर जो है वो आपके पास जिन जीन्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे के अंदर मिसिंग होते हैं, तो तभी वो आपके पास जीन्स ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो पहली दफ़ा या फर्स्ट टाइम जो है वो इसके ऊपर जोशुआ लेडरबर्ग ने और एडवर्ड एल टेटम ने जो है 1946 में इसको स्टडी करना शुरू किया था और एविडेंस दिया था कि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जो है वो प्रेजेंट होती है, ट्रांसफ़र जो है जेनेटिक मटेरियल का विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल सेल्स के कांटेक्ट से भी हो सकता है, ठीक है। सेल टू सेल कांटेक्ट होता है उनके दरमियान में, और 1946 में उसका फर्स्ट टाइम जो है वो पहला इनका मैकेनिज़्म दिया गया, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या होना चाहिए कि स्पेशल प्लाज्मिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आपको पता है प्लाज्मिड्स क्या हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, जो कि एक्सट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं, जिनको ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो आपके पास बैक्टीरिया हैं उनके अंदर प्लाज्मिड होने चाहिए जिन्हें हम एफ प्लाज्मिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली फैक्टर्स होते हैं आपके पास, ठीक है। ये तो बैक्टीरियल जो हैं उनके अंदर प्लाज्मिड जो हैं उनको हम कह सकते हैं जिनके अंदर एफ पॉजिटिव हैं, ठीक है, वो मेल हैं, ठीक है। दोज दैट डू नॉट, जिनके अंदर नहीं होते, ठीक है, एफ प्लाज्मिड्स, वो एफ नेगेटिव कहलाते हैं, ठीक है, और उनको फीमेल भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब एफ प्लाज्मिड जो हैं उसके अंदर एटलीस्ट 25 जीन्स जो हैं वो मैक्सिमा होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 जीन्स जो हैं वो उनके अंदर मौजूद होती हैं, और ज़्यादा ये मौजूद होती हैं तो क्या चीज़ बनाती हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिल्लाएँ जो हैं आपके पास ये बनाने के यूज़ होती हैं, ठीक है। सेक्स पिल्लाएँ बनाती हैं, ठीक है। और कॉन्जुगेशन का जो आपके पास प्रोसेस है ये आपके पास तब होता है जब मेल सेल जो हैं एक्सटेंड होते हैं, सेक्स पिल्लाएँ अपने उनको इलोंगेट करते हैं, ठीक है, और अटैच हो जाते हैं फीमेल सेल्स के अंदर या उन सेल्स के साथ जिनके अंदर एफ फैक्टर नहीं होता, या वो जीन्स, यानी फॉर एग्जांपल अब एफ पॉजिटिव के पास हैं तो उसने अपनी वो जीन्स भेजनी है दूसरे सेल में, उसमें मौजूद नहीं है तभी भेजेगा, तो वो सेल जिसमें नहीं है तो उसे हम एफ नेगेटिव या फीमेल सेल भी कहते हैं। अब ये जो अटैचमेंट है, ठीक है, पिल्लाई की, ठीक है, ये टेम्प्रेरी होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है, ठीक है, यानी जब दोनों कांटेक्ट करते हैं तो मैंने कहा ये हॉलो होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि खुद तो ये खाली होंगे लेकिन इंटरनल साइटोप्लाज्म के साथ इनका कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो जब ये सेल्स दोनों अटैच हो जाते हैं सेक्स पिल्लाई के थ्रू तो उनके दरमियान में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है वो आपके पास रेप्लिकेटिंग जो प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड जिसके अंदर जीन्स हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर देगा उस मेल से फीमेल में, यानी जिसमें नहीं है एफ नेगेटिव के अंदर, ठीक है। जब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और वो दोनों सेल जो हैं वो आपके पास इंटर्न में मेल हो जाते हैं, ठीक है, यानी आप दोनों एफ पॉजिटिव हैं तो दोनों मेल सेल्स हैं, ठीक है। तो एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड जो है आपके पास क्या होगा कि जब कंप्लीट हो जाता है तो उनके अंदर ये कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। अब जो एफ प्लाज्मिड जो है यानी एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड जो है जब इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, यानी हिस्सा बन जाता है उस सेल का बैक्टीरियल क्रोमोसोम का, ठीक है। तो अब उस सेल को या हम वो जो आपके पास एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, यानी उसका ओरिजिनल क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड्स नहीं, वो प्लाज्मिड जब जाकर ओरिजिनल क्रोमोसोम्स का बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा बनते हैं तो अब हम उस सेल को कह सकते हैं कि वो आपके पास HFR है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन सेल्स, ठीक है। यानी अब उनके पास क्या है कि एफ फैक्टर मौजूद है और वो रिकम्बिनेंट हो चुके हैं, ठीक है। अब एफ फैक्टर जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि एफ फैक्टर क्या है, ठीक है। ट्रांसफ़र फैक्टर है,
ठीक है, जो कि आपके पास जीन्स को ट्रांसफ़र करता है एक से दूसरे सेल के अंदर। जिसके पास है वो F पॉजिटिव, ठीक है, जिसके अंदर नहीं है वो F नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये एडिशनल आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, डीएनए का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। और स्पेशली जो आपके पास क्या होगा कि इनके अंदर इंफॉर्मेशंस मौजूद होती हैं कि जो कि ज़रूरी होती हैं सेक्स पिल्लाई बनाने के लिए, ठीक है, और अपने ट्रांसफ़र के लिए। और इनडेफिनेटेबल जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, यानी ड्रग रेजिस्टेंस से रिलेटेड हो गए, कोई एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट हो गया, यानी अब प्लाज्मिड्स के अंदर ना एक्स्ट्रा जीन्स होती हैं जो उनको रेजिस्टेंट बनाती हैं, तो इनके अंदर वो जीन्स होते हैं। तो अब तमाम बैक्टीरिया के अंदर सारे रेजिस्टेंस जीन्स एक जैसे नहीं होते, कुछ के पास जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। तो जिनके पास जो होते हैं वो उनको एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि F पॉजिटिव के अंदर रेड कलर का जो आपके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स है नज़र आ रहा है, वो आपके पास F पॉजिटिव से सेंटर में जो कनेक्शन बना हुआ है ना, ये सेक्स पिल्लाई की तरफ जैसे बना हुआ है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, तो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो है वो आपके पास ये चले जाते हैं और वहाँ पे जाके उसको भी F पॉजिटिव बना देते हैं। तो F फैक्टर जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। F पॉजिटिव जो है उसको डोनर बैक्टीरियल सेल है और F नेगेटिव रेसिपिएंट सेल है, ठीक है। अब F नेगेटिव जो है वो आपके पास चेंज हो जाता है किसके अंदर, F पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ F फैक्टर, ठीक है, यहाँ आप कह लें कि प्लाज्मिड की वजह से, ठीक है। तो ये एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होते हो उसे हम कॉन्जुगेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब F नेगेटिव सेल जो हैं वो F पॉजिटिव सेल्स में चेंज होते हैं, तो ये आपके पास एपिसोम्स होते हैं कि जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं कुछ सेल्स के अंदर, ठीक है, और उनके साथ उनका हिस्सा ही मौजूद होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो है वो डोनर सेल्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं जिनके अंदर ये मौजूद हों, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्स जो हैं। और ये क्या कर सकते हैं, F फैक्टर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्रोमोसोमल जीन्स को, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के उसको चेंज कर सकते हैं HFR सेल्स के साथ, ठीक है। यानी अब जब F पॉजिटिव जो है वो F नेगेटिव को देगा तो वो भी F पॉजिटिव हो जाएगा, और अब दोनों के दोनों सेल्स जो हैं HFR सेल्स हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन सेल्स हैं, यानी इनके पास तकरीबन तमाम जीन्स जो हैं वो मौजूद होंगी। उसके अलावा कन्वर्जन जो है आपके पास F पॉजिटिव की HFR स्टेट के अंदर, यानी जब उसको ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है और वो एक बिल्कुल न्यू सेल बन जाता है, ठीक है, प्लाज्मिड की प्रेजेंस की वजह से, तो अब क्या होगा कि F फैक्टर जो है वो क्रोमोसोमल जीन्स का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, और उसको हम F सेल ही कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो आपके पास क्या होता है कि ये प्रोसेस यूज़ होता है होस्ट जीन्स को F फैक्टर के थ्रू, आप कह लें कि आगे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करने में, यानी जो बाहर से आया फ़ॉरेन जीन्स उसको अपना हिस्सा बनाएंगे और लेके अगले सेल में चले जाएंगे, ठीक है। उस तरह से भी हो सकता है, होस्ट से जीन्स ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर रह रहे हैं उसको अपना हिस्सा बनाएंगे और आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि F पॉजिटिव सेल है, ठीक है, रिकम्बिनेशन होती है, ठीक है, बिटवीन F फैक्टर एंड क्रोमोसोम्स, जो वो आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि आपके पास उनके दरमियान में F फैक्टर के दरमियान में और क्रोमोसोम के दरमियान में एक लाइगेशन हो गई है, ठीक है, जुड़ गए हैं वो आपस में, ठीक है, उन्होंने अपने जीन्स इंसर्ट कर दिए हैं। अब जो ट्रांसफ़र हुआ था, ठीक है, यानी F पॉजिटिव सेल है, ठीक है, आप समझें कि ये F नेगेटिव से F पॉजिटिव बना है, ठीक है, उसने अपना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए लिया है, ठीक है, उसको उठा के अब जब सेल का हिस्सा बन गया तो वो क्या करेगा, क्रोमोसोम का हिस्सा बनाएगा, और जब वो क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाएगा तो अब हम उस सेल को HFR सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी अब क्या है कि ये उसका एक पार्ट बन गया है, एक हिस्सा बन गया है जो आगे चल के उसको क्या कर सकता है कि रिकम्बिनेशन के लिए उसको काबिल बना सकता है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, प्लाज्मिड है उसके अंदर, ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड है, पिल्लाई के ज़रिए। अब यहाँ पे क्रोमोसोम तो है लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा सेकंड सेल में प्लाज्मिड नहीं है, पिल्लाई के ज़रिए एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी उसके अंदर, ठीक है। अब इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए जो है वो सेल्स पेयर अपने आप को स्टेबलाइज़ करते हैं, ठीक है, जब तक वो स्टेबल नहीं होंगे तब तक उनके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब वो स्टेबलाइज़ हो जाते हैं तो F पॉजिटिव सेल जो है वो F नेगेटिव को अपना प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, रेप्लिकेट करके करेगा, ऐसे ही नहीं दे देगा, पहले इसको डबल करेगा, रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि आपको पता है प्लाज्मिड के अंदर रेप्लिकेशन पावर होती है, ठीक है, रेप्लिकेट करेगा और उसको क्या करेगा, रेप्लिकेट करके सेकंड सेल के अंदर उसको भेजना शुरू करेगा। अब ये दोनों क्या हो गए हैं, F पॉजिटिव, और आहिस्ता आहिस्ता ये F प्लाज्मिड जो है जो आपके पास है ये किसका हिस्सा बन सकता है, इस क्रोमोसोम का हिस्सा बन सकता है, और ये HFR सेल के अंदर चेंज हो जाएंगे।
इससे नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ तक हमारी वो टेक्निक्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से जीन्स को जो है ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हम बेसिक टेक्निक्स देखेंगे कि हम किस तरह से जीन्स को क्लोन कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो आपके पास जीन्स की कॉपीज़ बनाई जाती हैं और जीन लाइब्रेरीज़ बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीन क्लोनिंग के लिए यानी डुप्लीकेट करने के लिए जीन को कौन कौन से टेक्निक्स जो हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एक ही टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम पीसीआर कहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जीन क्लोनिंग क्या है, ठीक है। ये एक आपके पास एक ऐसा फिनोमिना है बायोलॉजिकली, लैब्स में भी इसको हम करते हैं। हम किसी भी चीज़ की जैसे हम फोटोकॉपी कहते हैं, तो जीन को क्लोन करना, ठीक है, कॉपीज़ ऑफ जीन्स बनाना, ठीक है, क्या कहलाता है आपके पास जीन क्लोनिंग कहलाता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। हम इसके अंदर चेंजेस लाकर जीनोटाइप के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, डीएनए के अंदर लाकर हम उसकी कॉपीज़ बनाते हैं। उनको आर्टिफिशियली हम लैब्स के अंदर उनको डबल कर सकते हैं, फिर उससे उनको सेव कर सकते हैं, उनसे जीन्स लाइब्रेरी बना सकते हैं, डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं, उससे हम जो क्रोमोसोम का सीक्वेंस होता है वो हम मालूम कर सकते हैं कि जी क्या सीक्वेंस है, क्या तरतीब है क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स की, ठीक है। तो उस सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें जीन की क्लोनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम बार बार तो जीन्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। हम एक ही दफ़ा डीएनए निकालते हैं, उसकी कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज जीन क्लोनिंग, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो एक हमारे पास कॉमन जो मेथड एक यूज़ किया जाता है, ठीक है, हम क्या करते हैं क्लोनिंग के लिए डीएनए का ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, अपने वेक्टर ऑर्गेनिज़म के अंदर, ठीक है, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, ठीक है। ये बैक्टीरियल से ही रिलेटेड है, हम बैक्टीरिया को मोस्टली इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो जीन्स को ले भी सकता है, आगे दे भी सकता है और ख़ुद को कॉपी भी कर सकता है। तो हम जीन क्लोनिंग के अंदर प्लाज्मिड्स को कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ वैक्टर। कैरियर भी यूज़ करते हैं, एज अ वैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारी जीन्स को किसी सेल में से निकाल के भी ले आए और उस जब हम अपनी जीन्स उसके अंदर अपनी डिज़ायर्ड जीन्स डालें तो वो आगे जाके नेक्स्ट सेल में उसको इंसर्ट भी करवा दे। मोर जो आपके पास कॉमनली अब एडवांस टेक्निक है वो है पीसीआर, ठीक है। एम्पलीफाइंग जीन्स की कॉपी बनाती चली जाती है, विद इन सेकेंड्स मिनट जो है वो मिलियन ऑफ कॉपीज़ मिल जाती हैं इससे, ठीक है। यानी आपने एक जैसे फ़ोटो कॉपियर मशीन होती है ना, पीसीआर बिल्कुल वही है, ठीक है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें इसकी हम डिटेल आगे देखते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है पीसीआर को यूज़ करने का जीन क्लोनिंग के अंदर, के टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कम टाइम में ज़्यादा कॉपीज़ दे देती है आपको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ हैंड से कॉपी करते हो, ठीक है, किसी के नोट्स लेके उसको खुद हैंड रिटन बनाते हो, को टाइम लगेगा, लेकिन वही नोट्स आप फोटोकॉपियर मशीन में डालो, विद इन मिनट्स आपको उसकी एक से 2 कॉपीज़ होकर मिल जाती हैं, ठीक है, आपका टाइम बच जाता है। तो पीसीआर का भी बिल्कुल यही है कि हम पहले बैक्टीरिया को यूज़ करते थे, ठीक है, उनके प्लाज्मिड्स निकालते थे, उसमें अपना जीन डालते थे, फिर उसको बैक्टीरिया में डालते, बैक्टीरिया ने डबल होना है, उसने रिप्रोड्यूस करना है, तो हमारी जीन डबल होंगी। लेकिन आजकल हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं, पीसीआर को यूज़ करते हैं, जो कि हम उसमें अपना जीन डालते हैं और वो हमें मिनट्स के अंदर, सेकेंड्स के अंदर मिलियन ऑफ कॉपीज़ जो है वो बना के दे देती है, ठीक है। उसके अलावा अब क्या है कि हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है, इसके लिए सिर्फ क्या है पीसीआर करने के लिए हमें जीन आइसोलेशन वैसे ही करनी पड़ेगी, लेकिन क्या है कि कॉपी हमें डबल हो, मतलब कॉपीज़ हमें जल्दी मिल जाती हैं, ठीक है। जीन्स आइसोलेशन करनी है, ठीक है, एम्पलीफाई करने के लिए पूरा सीक्वेंस उसका निकालना, एंजाइम्स डालना, वो सारा हम प्रोसीजर करेंगे। जीन्स हमें एक दफ़ा निकालनी है ऑर्गेनिज्म के अंदर से, लेकिन क्या है कि उसकी कॉपीज़ के ऊपर जो टाइम लगता था, जो हमें बैक्टीरिया या वायरस के रिप्रोड्यूस करने के, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया 2 में चेंज होगा तो 20 मिनट में हमें 2 कॉपीज़ मिलेंगी, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा नहीं है, अब कम टाइम में हम ज़्यादा कॉपीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग क्या है कि क्लोन बेसिकली एक एग्जैक्ट कॉपी है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, वो ऑर्गन है, सेल है, जीन है, ठीक है, डीएनए है, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, का कोई भी हो सकता है, ठीक है। सेल लाइंस जो मेडिकल रिसर्च के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपके पास एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं, सिंगल जीन को भी कॉपी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन बनाने वाले जीन को हम उसकी मिलियन ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं, ठीक है, और हार्मोन्स डिफरेंट बना सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। तो आइडेंटिफाई जब हम कर लेते हैं तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसकी कॉपीज़ बनाते हैं। अब जीन क्लोनिंग के लिए फंडामेंटल स्टेप्स कौन से हैं, ज़रूरी स्टेप जिनके बगैर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है, आइसोलेशन होती है, ठीक है। जीन का हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है, किस जगह पर है, कितना हिस्सा है, ठीक है, उसको निकालना, आइडेंटिफाई करना और आइसोलेट करना, सेपरेट करना, ठीक है। और फिर इसी तरह वो अपनी इंसर्शन जो हम करते हैं आइसोलेशन ऑफ जीन्स की सूटेबल वेक्टर के अंदर, ठीक है। और ये एक बेसिकली आप कह लें कि बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है। उसको आइसोलेट करना, निकालना और उसको किसी ऐसे वेक्टर में डालना जो कि रेप्लिकेट भी हो सकता हो,
ठीक है। अब इसी तरह क्या होगा कि जब हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं वेक्टर के अंदर, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, जिसके अंदर हमने उसको इंसर्ट किया वो उसका होस्ट सेल है, ठीक है। वेक्टर मल्टीप्लाई करेगा और उसके साथ साथ हमारा जीन्स भी जो है वो क्या होता जाता है, कॉपी हो जाता है। अब इस डिवीजन ऑफ होस्ट सेल के अंदर जो कॉपीज हो मे भी उसमें म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। प्रोजेनी जो है फर्दर वेक्टेशन की जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेल डिवीजन जब होती है तो कॉलोनी बन जाती है। तो हम उसमें से क्या करते हैं कि अपनी आइडेंटिकल होस्ट सेल जो है जिनके अंदर वो जीन्स मौजूद है उनको निकालेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी जीन्स की जो कॉपीज़ हमारी हैं वो हम वहाँ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कॉलोनी के अंदर कुछ सेल्स हैं वो सबके सेल्स के अंदर जीन्स ना जाएं, कुछ के अंदर हो कुछ के अंदर ना हो, तो वहाँ से उसको आइडेंटिफाई करना कि किन सेल्स के अंदर हैं, फिर उनको वहाँ से निकालना और अपनी जीन्स वहाँ से सेपरेट करना, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको स्टेप्स नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला जो है वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड में है, ठीक है, जिसके अंदर एम्प्लिसिन की जो रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, हम अपने क्या लेते हैं वो डिज़ायर्ड जीन है, ठीक है। लैक्स जी जीन है, लैक्टोज को जो ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, वो भी मौजूद है। आइसोलेट किया हमने प्लाज्मिड को वेक्टर के अंदर से, और उधर से हमने क्या किया कि ह्यूमन के जो डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेकंड स्टेप में हमने अपनी दोनों प्लाज्मिड भी निकाल लिया और डिज़ायर्ड जीन भी निकाल ली। सेकंड स्टेप में अब क्या है कि इंसर्ट करेंगे ह्यूमन डीएनए को अंदर, जो है वो प्लाज्मिड को कटिंग करेंगे और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी कटिंग करेंगे सेम एंजाइम के साथ, ताकि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाए, यानी चिपकने वाले एंड्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्लाज्मिड के अंदर अपना डिज़ायर्ड जीन ब्लैक वाला जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो डाल दिया, ठीक है। अब उस प्लाज्मिड को उठा के वो रिकम्बिनेंट डीएनए उसको उठा के हमने ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अब जैसे जैसे ई कोलाई रिप्रोड्यूस करेगा 20 मिनट्स में 2 सेल, फिर अगले 20 मिनट में 4 सेल, वो कॉपी होते जाए, न्यू बैक्टीरियल कॉलोनीज़ बनेंगे और उनके अंदर जो है वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर ही हो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन सेल्स को जिनके अंदर वो मौजूद है और सिर्फ उन्हीं सेल्स को निकालना पड़ेगा। इसके लिए जो है वो हमने क्या किया कि जो मैंने आपको बताया कि पीसीआर जो है वो हम यूज़ करते हैं। पीसीआर जो है वो आपके पास एक ऐसा मेथड है डीएनए को कॉपी करने का या जीन को कॉपी करने का, जो कि कम टाइम में जो है वो आपको ज़्यादा कॉपीज़ दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो सेल है हमारे पास, हम उसको अपना डिज़ायर्ड जीन निकालते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम उसको डालते हैं, एंजाइम उसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीमरेज़ है, उसकी बेस पे ही हमने इसका नाम रखा पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पॉलीमरेज़, हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड होता है हमारे पास, एक टैबलेट जीन होती है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, ठीक है, वो आपके पास क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है, ठीक है, और दोनों तरफ से उसको आइडेंटिकल कॉपीज़ में वो चेंज कर देता है। पीसीआर या पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन जो है वो आपके पास इसके अंदर जो हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इनिशियली ये रिएक्शन जो है वो आपके पास क्या करेगा, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स के 2 कॉपीज़ बनाएगा, लेकिन उसके बाद फ़ौरन बाद जो है वो आपके पास रिएक्शन जो है वो क्या करता है कि पहले रिएक्शन के बाद जो है वो क्या करेगा, एक चेन स्टार्ट हो जाती है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बढ़ जाता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली जो आपके पास इसके अंदर बनते हैं 25 to 40 डीएनए जो हैं वो इनिशियली इनके अंदर जो है वो मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। 25 to 40 रिएक्शन जो हैं वो एक साथ चेन में चलते हैं, ठीक है। तो पीसीआर का जो मकसद है, ये गोल है, वो क्या है कि पोर्शन वही, सिर्फ वही पोर्शन जो है वो कॉपी हो जिसका जो हमें ज़रूरत है। अब बैक्टीरिया के अंदर डाला पूरा डीएनए कॉपी होगा, उसमें से हमने अपनी जीन निकाली, लेकिन पीसीआर में सिर्फ वही हिस्सा कॉपी होता है जो हम डालते हैं, ठीक है। कोई पूरे का पूरा डीएनए कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। तो जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 75 से 1000 बेसिस हमने डाली हैं, सिर्फ वही कॉपी होंगी, उससे आगे पीछे वाला कॉपी ही नहीं होगा, ठीक है। तो पूरे का पूरा जो 3 बिलियन बेसिस का डीएनए वो कॉपी नहीं होगा, ओनली हमारी जो डिज़ायर्ड जीन्स हैं वो कॉपी होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पावरफुल है, ठीक है। हम इससे डेंजरस जो आपके पास डिजीज़ होती हैं उसको हम उसके जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका सीक्वेंस चेक कर सकते हैं, उनसे क्योर देख सकते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया के थ्रू नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। ई कोलाई को जो है वो आपके पास क्या कर सकते हैं कि उसको हैंडलिंग की उसकी एक तो ये होता है कि उसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, केयर से हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। ह्यूज अमाउंट हमें होनी चाहिए होती है इस कॉलोनी के अंदर सेल्स की, तब जाके हमारे पास इनफ कॉपीज़ आती हैं, ठीक है। उसके अलावा बिलियन ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो आपके पास बन जाती हैं पीसीआर के अंदर, ठीक है, और ईज़िली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास यही कॉपीज़ हैं। तो यहाँ पर यह है कि भाई अगर हमने किसी अपनी डिज़ायर्ड जीन को लेना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उस बैक्टीरिया का जीन निकालेंगे, क्योंकि अब हमारे पास उसमें बहुत सारे मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी का, जिसे हमें पता है कि ये डेंजरस मौजूद है, ठीक है, तो अगर उसको कॉपी हम करते हैं तो अगर वो डेंजरस है तो उसका सीक्वेंस हमारे पास मिनट्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जा सकता है ह्यूमन डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। HIV है, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट
के अंदर मौजूद जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, फूड सेफ्टी के लिए, साइंटिफिकली रिसर्च के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन लेवल्स और मैनिपुलेटिंग के लिए, ठीक है, इन्हेंस करने के लिए रिसर्च प्रोसेसेस को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम जिन देखते हैं, ये सारे स्टेप्स हमारे उसके अंदर कंप्लीट होते हैं, ठीक है, कि किस तरह से क्या किन स्टेप्स पे कंसिस्ट करती है, कैसे काम करती है, ठीक है, कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, कौन सी टेक्निक्स जो हैं, या कौन सा जो है वो हर स्टेप के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।